ठीक है। तो अब हमारा मुख्य जो विषय है वह है जजिया और जजिया की अवधारणा। जजिया के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जब इस्लामिक राज्य का विकास हुआ, मैंने कहा कि मोहम्मद साहब के अधीन, पैगंबर मोहम्मद साहब के अंतर्गत जब इस्लामिक राज्य की अवधारणा का विकास हुआ और इस्लाम का धीरे धीरे उसके बाद जब क्रमिक रूप से प्रसार हुआ, तो इस्लाम का प्रसार जब इस्लामिक राज्यों से इतर अन्य राज्यों में हुआ जो मुख्यतः हिंदू राज्य थे या गैर इस्लामिक राज्य थे, इन राज्यों में जब इस्लाम का प्रसार हुआ तो इस्लाम में मैंने चर्चा पहले ही किया कि इस्लामिक राज्य में जो मुख्यतः यह नियम था कि इस्लाम के अंतर्गत इस्लाम एक प्रकार से राजनीतिक सत्ता के साथ साथ एक धार्मिक सत्ता के रूप में पैगंबर मोहम्मद साहब के अंतर्गत के लीडरशिप में बड़े साम्राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर होता है। और उसमें यह कहा गया इनका जो मुख्य उद्देश्य रहा वह विश्व के अन्य देशों का इस्लामीकरण करना था, विश्व के अन्य देशों तक इस्लाम का परचम फहराना था। और ऐसी कंडीशन में ये इनका मुख्य लक्ष्य दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलना था। तो जो काफिरों के देश थे, काफिरों के राज्य थे, काफिरों का क्षेत्र था, जो मुख्यतः दारुल उल हर्ब के नाम से जाना जाता है। और दारुल उल इस्लाम का मतलब होता है जो इस्लामिक राज्य है, तो दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलने की प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः जजिया की विचारधारा का विकास होता है। जजिया की विचारधारा ये, ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पे ये महत्वपूर्ण तथ्य ये देखते हैं कि प्रारंभ में तो यह अवधारणा थी कि इनका मुख्य उद्देश्य जो है वो दारुल उल हर्ब को दारुल उल इस्लाम में बदलना ही होगा, ठीक है। या तो इनकी अवधारणा में मुख्यतः यह कहा गया कि या तो इस्लामिक राज्य में रहने के लिए किसी व्यक्ति को इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा अथवा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा, तो उसे जीने का अधिकार नहीं होगा। इसी विचारधारा से संपोषित होकर इन लोगों ने विश्व के अन्य देशों में साम्राज्यवादिता की गतिविधि को आगे बढ़ाया और कई देशों में अपने अधिकार किए। लेकिन जब भारत जैसे देश में, भारत जैसे विशाल देश में जब इन्होंने शासन सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया और इस स्थापना में मुख्यतः इन्होंने जब सबसे पहले अरबों के आक्रमण के अंतर्गत, अरबी आक्रमण के अंतर्गत जब इन्होंने मुख्य रूप से सिंध पे आक्रमण किया और सिंध में सबसे पहले देवल पे इन लोगों ने जजिया लागू किया था। तो क्या हुआ, जब भारत जैसे देशों में इन लोगों ने अधिकार करना शुरू किया तब यहाँ से यह कंसेप्ट आया कि क्या ऐसे देशों में जो भारत जैसे विशाल देश हैं, इन देशों में इस्लाम का पूरी तरह से प्रचार प्रसार किया जा सकता है या इनका पूरी तरह से इस्लामीकरण किया जा सकता है कि नहीं। अगर मान लीजिए इतनी बड़ी जनसंख्या इस्लाम को स्वीकार करने से मना करती है तो क्या इतनी बड़ी जनसंख्या को एक साथ मृत्युदंड या होमिसाइड किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अब इतनी बड़ी संख्या को अगर नरसंहार कर दिया जाएगा मान लीजिए, तो फिर शासन किस पे किया जाएगा। तो शासन करने के लिए जनता और शासन करने के लिए सबऑर्डिनेट पर्सन रहना जरूरी है। तो सबऑर्डिनेट पर्सन के रूप में जो सब्जेक्ट या प्रजा होती है उसको जीवित रहना जरूरी है। तो ऐसी पद्धति में इन लोगों ने अपनी मूल विचारधारा को बदल दिया और ये कहा कि इसी में एक महत्वपूर्ण विचारक है जिसे कहते हैं अबू हनीफ ने एक विचारधारा पेश किया जिसे कहते हैं हनीफी विचारधारा। यह हनीफी विचारधारा इस बात पे बल देती है कि अगर किसी क्षेत्र में इस्लामिक राज्य का विकास हो रहा है और वहाँ की जनता या भारी जनता अगर इस्लाम को मानने से मना कर देती है इस्लाम में, या वहाँ की जनता को पूरी तरह से इस्लाम के अंतर्गत नहीं लाया सकता है, उनका इस्लामीकरण पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उनसे एक दंड के स्वरूप में उन्हें जीवन रक्षा का अधिकार देने के तहत उन्हें दंड के स्वरूप में एक कर लिया जाएगा और इस कर के एवज में उनको इस्लामिक राज्य में रहने का अधिकार दिया जाएगा। ऐसी पद्धति को जो कर का जिस प्रतिपादन किया गया उसे कहते हैं जजिया। तो जजिया मुख्यतः कहाँ से निकली है? जजिया मुख्यतः हनीफी विचारधारा से निकली हुई है। तो जजिया क्या है? जजिया मुख्यतः हनीफी विचारधारा के अंतर्गत प्रतिपादित एक विचार, एक कंसेप्ट, एक अवधारणा है। अब हुआ क्या, जब भारत जैसे देशों में आते हैं ये लोग, तो देखिए समझिएगा कि भारत जैसे देशों में जब इल्तुतमिश के समय में दारुल उल हर्ब और दारुल इस्लाम का विवाद शुरू हुआ और यह हुआ कि मृत्युदंड और
जीवन रक्षा या इस्लाम और मृत्युदंड में यहाँ की जनता के सामने शर्त रखा जाए तो क्या किया जाए, इस संदर्भ में बड़े विवाद हुए। इस मत के संदर्भ में या इस विवादित विषय पर जो इल्तुतमिश के उस समय तत्कालीन वज़ीर थे जिनका नाम है निज़ामुल मुल्क जुनैदी, जुनैदी का एक महत्वपूर्ण कथन, जुनैदी कहते हैं कि भारत में जो मुस्लिम हैं वे समुद्र में एक बूंद के बराबर हैं। ये कमेंट कई बार आया है, भारत में जो मुस्लिम हैं वे समुद्र में एक बूंद के बराबर होते हैं, अथवा इन्हें दाल में नमक के रूप में माना जा सकता है, दाल में ये नमक के समान होते हैं। ऐसी कंडीशन में इतनी बड़ी जनसंख्या का नरसंहार करना उचित नहीं है, न तो किया जा सकता है, न संभव है, और न तो इतनी बड़ी जनसंख्या का इस्लामीकरण ही किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो निज़ामुल मुल्क जुनैदी हैं ये स्वयं लुहार जात के थे, ठीक है। तो इनकी विचारधारा जो थी वह मुख्यतः जजिया के पक्ष में थी, न कि मृत्युदंड के पक्ष में। इल्तुतमिश स्वयं कहता है कि भारत अरब नहीं है, समझिएगा, इल्तुतमिश का कथन है कि भारत अरब नहीं है, ठीक है, भारत अरब नहीं है, और यहाँ के लोगों को पूरी तरह से इस्लाम में बदलना संभव नहीं है, ठीक है। तो भारत जो है यह मुख्यतः क्या है, भारत अरब नहीं है, इसलिए, ठीक है, इसलिए भारत जैसे देश को दारुल इस्लाम में बदलना भी संभव नहीं है, इल्तुतमिश का कथन है। जबकि जलालुद्दीन खिलजी का एक प्रसिद्ध कथन है, जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि दिल्ली सल्तनत कभी भी पूरी तरह से या वास्तविक रूप से इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। किसका कथन है, जलालुद्दीन खिलजी का, कि दिल्ली सल्तनत कभी भी पूरी तरह से या वास्तविक रूप से इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है, ठीक है। और इल्तुतमिश का कथन है कि दिल्ली सल्तनत या भारत अरब नहीं है, इसे पूरी तरह से दारुल उल इस्लाम में बदलना संभव नहीं है। और जुनैदी का कथन है कि भारत में जो मुसलमान हैं वह समुद्र में एक बूंद के बराबर हैं और यह दाल में नमक के बराबर हैं, इसीलिए यहाँ का इतनी बड़ी जनसंख्या का इस्लामीकरण संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि काजी मुगुसुद्दीन जो हैं, काजी मुगुसुद्दीन मुख्यतः बदायूं के काजी थे और इनका समय है अलाउद्दीन खिलजी के कंटेम्प्रेरी हैं। और आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने काजी मुगुसुद्दीन से ही कहा था कि शरा या शरीयत में क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो राज्य के लिए उचित होता है मैं वही कार्य करता हूँ। और क़यामत के दिन, द डे ऑफ जस्टिस, क़यामत के दिन मेरा क्या होगा मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कथन किसका था, अलाउद्दीन का। काजी मुगुसुद्दीन का प्रसिद्ध कथन है जजिया के संदर्भ में, कहता है कि जजिया मांगने वाला अधिकारी या जजिया वसूलने वाला अधिकारी यदि किसी हिंदू के मुंह में थूकना चाहे तो हिंदू को अपना मुंह खोल देना चाहिए। जजिया मांगने वाला अधिकारी यदि किसी हिंदू के मुंह पे थूकना चाहे तो उसे अपना मुंह खोल देना चाहिए। ये कमेंट था काजी मुगुसुद्दीन का, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस्लामीकरण की पद्धति के अंतर्गत जजिया की विचारधारा का विकास होता है। चूँकि भारत जैसे इतने विशाल देश में जजिया के विपरीत मृत्युदंड देना सहज नहीं था, सुलभ नहीं था, इतना संभव भी नहीं था, ठीक है। ऐसी पद्धति में जजिया की अवधारणा का विकास हम देख सकते हैं। जजिया का जो प्रारंभिक अवधारणा का विकास हुआ उसके क्रम में शुरुआत में जजिया में स्त्रियों को, ब्राह्मणों को, अनाथों को, भिखारियों को, बच्चों को, विधवाओं को आदि को जजिया से मुक्त रखा गया। तो उनके लिए जजिया का प्रावधान नहीं किया गया, उन्हें जजिया से मुक्ति कर दिया, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जजिया, ठीक है। लेकिन भारत में क्या हुआ कि भारत में जब सबसे पहले 712 ईस्वी में अरब का आक्रमण शुरू हुआ, और अरब आक्रमण जो है सबसे पहले खलीफा उमर के समय से शुरू होता है, और वह आक्रमण बाद में, चूँकि शुरुआती सभी आक्रमण असफल हुए, जिसमें प्रथम सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के अंतर्गत होता है। और मोहम्मद बिन कासिम के साथ अरबों ने पहली बार भारत में सिंध को विजय किया, और यहाँ पे सबसे पहले अरबों ने इस विजय के फलस्वरूप मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले
देवल में, सर याद रखिएगा, सबसे पहले देवल में जजिया लगाया। सबसे पहले भारत में किस क्षेत्र पे जजिया लगा था? तो अरबों के आक्रमण के माध्यम से मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले जजिया लगाया। और यह जजिया कहाँ पे लगाया गया था? देवल में। सिंध में स्थित एक क्षेत्र है, इसे कहते हैं देवल। तो देवल में सबसे पहले जजिया लगाया गया। जबकि मैंने कहा कि ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखा गया था, लेकिन फिरोज तुगलक पहले शासक हुए। फिरोज तुगलक पहले शासक हुए जिन्होंने 1376 ईस्वी में, 1376 ईस्वी में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। 1376 ईस्वी में तो ब्राह्मणों पे जजिया लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? फिरोज तुगलक को। जबकि कश्मीर के इतिहास में सिकंदर शाह पहले शासक हुए जिन्होंने जजिया लगाया था। और गुजरात के इतिहास में अहमद शाह जिन्होंने मुख्यतः 1411 से लेकर 1442 तक शासन किया था। तो अहमद शाह ने गुजरात में पहली बार जजिया लगाया था। जजिया हिंदुओं पे लगाया गया। तो मुख्यतः एक प्रकार से जजिया इस्लामिक राज्य में गैर इस्लामियों को रहने के लिए एक सुरक्षा शुल्क के रूप में, एक सुविधा शुल्क के रूप में, एक जीवन रक्षा शुल्क के रूप में जजिया को अदा करना पड़ता था। तो जजिया को अदा करने के कारण ही ये कहलाते थे जिम्मी। जजिया को अदा करने के कारण ही ये क्या कहलाते थे? जिम्मी। तो जजिया को देने वाले कहलाते हैं आपके जिम्मी। ठीक है, जजिया को अदा करने वाले। ठीक है, तो मैंने कहा कि जजिया को अदा करने वाले कहलाते हैं जिम्मी। मुग़ल शासकों में अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त किया। 1564 में। जबकि याद रखिएगा, अगर मुस्लिम शासकों में पूछे कि जजिया को समाप्त किसने किया, तो मुस्लिम शासकों में कश्मीर के इतिहास में सबसे पहले जैनुल आबदीन ने जजिया को समाप्त किया था। कश्मीर के इतिहास में सबसे पहले आपका जैनुल आबदीन ने जजिया को समाप्त किया था। याद रखिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य समझिएगा कि अकबर ने 1564 में जजिया को समाप्त किया, लेकिन इसी समय राजपूत नीति के तहत और राजपूतों से जब युद्ध चल रहा था, उसमें मेवाड़ से लगातार युद्ध हो रहा था। तो उस युद्ध की पद्धति में आपने देखा होगा कि लगातार अकबर के राष्ट्रीय स्वरूप के कारण, अकबर के बेनेवलेंट उदार नीतियों के कारण, इनसे बहुत सारे जो उस समय परंपरावादी रूढ़िवादी मुल्ला थे, उस समय जो और उलेमा वर्ग थे, ये बहुत नाराज़ थे। इनके खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। तो ऐसी कंडीशन में क्या था? ऐसी कंडीशन में राजपूतों के खिलाफ मुस्लिमों को सेंट्रलाइज्ड करने के लिए, उनको यूनिफाइड करने के लिए अकबर ने क्या किया? 1567 में फिर से जजिया लगा दिया, ताकि राजपूत सत्ता के खिलाफ एकीकृत सत्ता के रूप में, इंटीग्रेटेड पावर के रूप में युद्ध किया जा सके और विजय प्राप्त कर सके। तो 67 में फिर से लगा दिया। लेकिन आगे चलकर 1579-80 में जजिया को अकबर ने अपने समय में अंतिम रूप से समाप्त किया। अपने समय में अंतिम रूप से उन्होंने जजिया को समाप्त किया। तो अपने समय में अंतिम रूप से अकबर ने इसे 1579 में समाप्त किया। और इसके ठीक 100 वर्ष बाद औरंगजेब ने 1679 में, ठीक है, 79 में इन्होंने 1679 में जजिया को पुनः लागू किया। किसके कहने पे? मोहम्मद मासूम के कहने पर औरंगजेब ने ठीक 100 वर्ष बाद 1679 में जजिया और संगीत दोनों पर प्रतिबंध लगाया। और ये किसके कहने पे लगाया था? ये लगाया था मोहम्मद मासूम के कहने पर। क्वेश्चन आपको आएगा, मोहम्मद मासूम, इनके कहने पर इन्होंने जजिया को फिर से लागू कर दिया। ठीक है, मोहम्मद मासूम के कहने पर। इसके बाद यद्यप जजिया चलता रहा लगातार, जजिया को आगे चल के पर जहाँ शाह ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया, आगे चल के फर्रुखसियत ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हो चुका। अंततः गत्वा मोहम्मद शाह रंगीला के समय में 1720 में, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सवाई राजा जय सिंह के कहने पर जजिया को अंतिम रूप से समाप्त किया।
तो भारतीय इतिहास में जजिया को अंतिम रूप से समाप्त करने का श्रेय मोहम्मद शाह रंगीला को दिया जाता है, जिन्होंने सवाई राजा जयसिंह के कहने पे जजिया को समाप्त किया था। और भारतीय इतिहास में सवाई राजा जयसिंह अंतिम शासक हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अब भारतीय इतिहास में अश्वमेध यज्ञ करने वाले अंतिम शासक माने जाते हैं सवाई राजा जयसिंह। ठीक है, अंतिम शासक माने जाते हैं सवाई राजा जयसिंह। और याद रखिएगा, जबकि शेरशाह सूरी के समय में जजिया प्रचलित था, और शेरशाह सूरी के समय में जजिया की जो अवधारणा थी, जजिया एक प्रकार से इसे नगर कर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जजिया को एक प्रकार से नगर कर, ठीक है, तो जजिया शेरशाह सूरी के समय में नगर कर के रूप में माना जाता है, नगर कर के रूप में इसको मानते हैं। ये तो आपके महत्वपूर्ण शासकीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य हुए। अब थोड़े से आते हैं हम लोग जजिया की दर। जहाँ तक जजिया की दर की बात है, जजिया की दर दिल्ली सल्तनत के काल में, आपको पता है टंका प्रचलित था, तो दिल्ली सल्तनत के काल में जजिया को टंका में दिया जाता था, अदा किया जाता था। तो सल्तनत काल में जो जजिया की दर थी वह 10 टंका, 20 टंका और 40 टंका थी। मतलब है कि वह डिपेंड करता था प्रथम कोट के लोग, द्वितीय कोट के और तृतीय कोट के। तो 3 प्रकार के जो क्लासिफिकेशन किए गए थे, उनमें प्रथम जो निम्न वर्ग थे उनको 10 दिरहम, उनको 10 टंका, जो उच्च मध्यम थे उनको 20 टंका और जो उच्च थे उनको 40 टंका देना पड़ता था। जबकि आपको पता है कि मुग़लों की जो मुद्रा थी वो दिरहम थी, तो मुग़लों के समय में यह क्या लिया जाता था, यह दिरहम में लेते थे, और दिल्ली सल्तनत में यह टंका में लेते थे, याद रखिएगा। तो मुग़लों में यह 12 दिरहम था निम्न कोट का, मध्यम में 24 दिरहम और उच्च कोट में 48 दिरहम इसको लिया जाता था। तो यह आपके जजिया के संदर्भ में ये दर थी जो उसका रेट या रेशियो है। अब आते हैं, अगर भारतीय अवधारणा में हम देखें तो भारतीय संदर्भ में हम महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। जैसे कहा जाता है कि भारतीय राज्यों में, खासकर राजपूत राज्यों में जिस तरह से मुस्लिम राज्यों में गैर मुस्लिमों को रहने के लिए, खासकर हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को जीवन रक्षा के रूप में जजिया देना पड़ता था, इसी तरह राजपूत राज्यों में इस्लामियों को रहने के लिए, तुर्कों को रहने के लिए एक कर देना पड़ता था जिसका नाम है तुरुस्क दंड। तो तुरुस्क दंड एक कर है जो हमको कहाँ मिलता है, यह हमको मुख्यतः गढ़वाल वंश, और हमको कलचुरी शासकों, ठीक, गढ़वाल वंश और कलचुरी वंश के शासकों के अभिलेखों में हमको तुरुस्क दंड नामक एक कर का उल्लेख मिलता है जो इन राज्यों में तुर्कों के ऊपर लगाया जाता था। तो वह एक प्रकार से जजिया के प्रत्युत्तर में, जजिया के प्रतिरोध में लगाया गया कर है। और गढ़वालों में हमको इसका साक्ष्य कहाँ मिला है, यूजीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, यह है गोविंद चंद्र गढ़वाल, जो गोविंद चंद्र गढ़वाल हैं, ठीक है। तो गोविंद चंद्र गढ़वाल का एक अभिलेख है मनेर अभिलेख, इसका नाम है, अभिलेख पूछा गया है। गोविंद चंद्र गढ़वाल का पूरा नाम है गोविंद चंद्र, ठीक है, गोविंद चंद्र गढ़वाल, तो गोविंद चतुर्थ है। गोविंद चंद्र गढ़वाल के अभिलेख है मनेर अभिलेख। मनेर लेख में हमको तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, इसमें हमको तुरुस्क दंड नामक कर का उल्लेख यहाँ पे गोविंद चंद्र गढ़वाल के अभिलेखों में प्राप्त हो रहा है। तो मनेर अभिलेख में है। दूसरा महत्व समझिए, जबकि जो तुरुस्क दंड कहाँ मिला है, एक गढ़वाल वंश में, एक कलचुरी वंश में। अगला समझिएगा, जबकि तुरुस्क जो है एक उपाधि है, तुरुस्क कहा गया है जो कश्मीर के शासक हैं जिसे कहते हैं हर्ष जालिम, आपने पढ़ा होगा, तो उसे हर्ष जालिम और उसे कहते हैं तुरुस्क। तुरुस्क इसलिए कहा कि वह तुर्कों के समान क्रूर था, वह तुर्कों के समान नृशंस था, इसीलिए उसकी क्रूरता के कारण हर्ष को, कश्मीरी शासक हर्ष को, जिसे कहा जाता है हर्ष जालिम, उसकी उपाधि है, तो हर्ष को हम तुरुस्क भी कहते हैं। तो तुरुस्क की उपाधि किसकी है, कश्मीर के शासक हर्ष की। इसके बाद समझिएगा, जो तुरुस्क जीत उपाधि है, तुर्कों को जीतने वाला, तुरुस्क जीत उपाधि है आपका, यह तुरुस्क जीत आपका उपाधि है, यह उपाधि है चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव,
विग्रह राज चतुर्थ, जिसे कहते हैं विग्रह राज चतुर्थ बीसल देव। तो विग्रह राज चतुर्थ जो बीसल देव हैं उनको, उनकी उपाधि है आपका तुरुस्क जीत। उनकी उपाधि है तुरुस्क जीत। विग्रह राज बीसल देव की उपाधि है तुरुस्क जीत। ठीक है, तो इनको ये कहा जाता है। तो कुल मिला के अच्छा, इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजपूतों में मुख्यतः एक कर प्रचलित था जिसका नाम था गनीम। गनीम क्या है? राजपूतों में जो गनीम नामक कर प्रचलित था, यह कर मराठों से सुरक्षा देने के लिए कर लिया जाता था, जिसे कहते हैं गनीम। तो गनीम मराठों से सुरक्षा के लिए जनता से लिया जाने वाला एक कर था जिसे कहते हैं गनीम। ठीक है, अच्छा ये समझिएगा, जो मराठों में आपका चौथ की पद्धति थी या चौथ एक कर था, इस कर को भी महत्वपूर्ण इतिहासकार जैसे सरदेसाई आदि ने इसे एक प्रकार से गुंडा टैक्स और एक प्रकार से सुरक्षा टैक्स के रूप में उल्लेखित किया है। वे कहते हैं कि वास्तव में चौथ, जिसे खानदानी भी कहते हैं, और चौथ उन प्रदेशों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहते हैं। ठीक है, जिन्हें मुगलई कहते हैं, जो ऐसे प्रदेश जो पहले मुगलों के अधीन थे, ये प्रदेश कहलाते हैं मुगलई। तो कहा जाता है कि जो मुगलई प्रदेशों से चौथ वसूल किया जाता था, वास्तव में उन प्रदेशों को मराठों से सुरक्षा के लिए मराठे उनको जीवन रक्षा की गारंटी देते थे, मराठे उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते थे। इसके बदले में मराठे उनसे चौथ नामक कर लेते हैं। इसीलिए कभी कभी चौथ को गुंडा टैक्स और चौथ को सुरक्षा टैक्स के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। तो कुल मिलाकर जजिया के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण उदाहरण रहे हैं। जजिया के संदर्भ में ये हमारे महत्वपूर्ण कथानक रहे हैं, और इससे हमें पता चलता है कि जजिया का ऐतिहासिक कंसर्न कैसा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये गोविंद चंद गढ़वाल या गोविंद चतुर्थ, ठीक है, गोविंद चतुर्थ हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम जजिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण विचारधारा और जजिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य आपके इस प्रकार रहे।